बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, हमने आपके साथ वादा किया था कि इसराइल हमास जंग के फैलने के जो पाकिस्तान और भारत की सियासत पर असरात हैं उसके हवाले से भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आज वही वीडियो पेश खिदमत है। जो रात गुजरी है नाज़रीन, वो सिर्फ इस हमास के लिए और गज़ा के लिए मुश्किल रात नहीं थी, बल्कि शाम और वर्किंग बाउंड्री पर जो जम्मू कश्मीर और सियालकोट के दरमियान है और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान है, क़यामत की रात थी। क्या कुछ होता रहा इस दौरान, इस हवाले से आज हम आपके साथ एक्सक्लूसिव मालूमात शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि अमरीकी अड्डे जो हैं इराक और शाम में, उन पर पिछले दिनों से जो बमबारी जारी थी उनमें पिछले 48 घंटों के दौरान इतनी शिद्दत आई है कि उसके जवाब में आज सुबह फिर अमरीकी F-16 तैयारों ने दो जो अड्डे थे पासदारान इनकलाब के मशरकी शाम में, उन पर बमबारी की है। और इस बमबारी के बाद ईरान ने क्या जवाब दिया, कौन से अड्डों को निशाना बनाया और कौन सी तंसीबात को जो अमरीकी फौज के कंट्रोल में थी, ये सारी एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नवाज शरीफ ने, याद होगा नाज़रीन आपको, कि इमरान खान को फौज से लड़वाकर अपने इक़्तिदार का रास्ता साफ किया था, लेकिन अब मकाफात अमल यह है कि उनकी अपनी वापसी के साथ ही जो उनकी सरपरस्त है आलमी इस्टेब्लिशमेंट, वो खुद एक बहुत बड़ी खौफनाक लड़ाई में उलझने जा रही है। उनकी जो सरपरस्त इस्टेब्लिशमेंट है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट, वो आप जानते हैं कि अमेरिका, नेटो ममालिक, इसराइल, भारत पर मुश्तमिल है और इन सब को अब अपनी पड़ गई है। इसराइल और हमास की जो जंग थी उसमें अब शाम को भी अपनी लपेट में ले लिया है और ज़राए का कहना है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान ये जंग इराक, लबनान और यमन तक फैल जाएगी और फिर खलीज फारस और बहीरा अहमर या बहीरा कुल्ज़म और मशरकी बहीरा रोम भी उसकी लपेट में आ जाएगा। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री है, 3-4 साल तक वहां पर अमन रहा, लेकिन इस दफा पहली बार पूरी रात मशीन गनों और तोपखाने और मार्टर से अंधाधुंध शेलिंग होती रही। पाक फौज ने भी भरपूर जवाब दिया। ये लड़ाई कैसे शुरू हुई और इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये भी हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, बहुत बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसानात की इतलात हैं शाम में जो लड़ाई शुरू हुई है उसकी वजह से, और जो जम्मू और कश्मीर वर्किंग बाउंड्री है उसमें भी क्या नुकसान हुआ है भारतीय फौज का, और भारतीय फौज की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो मुबैना दरअंदाजी या घुसपैठ का इल्ज़ाम लगाया गया है वो कौन सी मुजाहिद तंजीम पर लगाया गया है और उनके कितने जो जंगजू है उन्हें शहीद करने का दावा किया गया है और असल हकीकत क्या है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये भारत ने अचानक सीज फायर क्यों तोड़ा है और इसका नवाज शरीफ की वतन वापसी से क्या ताल्लुक है, इस हवाले से भी बहुत सीना गदर चल रहा है। ये तफसीलात भी हमने आज इसी वीडियो में शेयर करने का फैसला किया है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि दूसरों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़वाने वाला खुद फिर आलमी इस्टेब्लिशमेंट की जो रस्साकशी है, जो नई जंग शुरू होने जा रही है, उसकी लपेट में कैसे आ रहा है। ये तफसीलात शेयर करने से पहले हम जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे हस्बे मामूल ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन साथ दबाएंगे तो उन्हें जो हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा और वो ताज़ा तरीन जो ये वीडियोज़ हैं वो देख सकेंगे। नाज़रीन, अमरीकी फ़ज़ाइया ने आज शाम में, जो मशरकी शाम है, जो सहराई इलाका है शाम का, वहाँ पर दो पासदारान इनकलाब, जो ईरान की पासदारान इनकलाब और उसकी जो इत्तेहादी शामी मलेशिया है, उनके दो ठिकानों पर आज खौफनाक बमबारी की है आज रात और अल सुबह भी। तो उसके नतीजे में अमरीकियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा असला डिपो तबाह कर दिया है पासदारान इनकलाब का, जहां से वो जो ड्रोन तैयारे थे और जो मिसाइल और रॉकेट थे वो अमरीकी अड्डों पर बरसाए जा रहे थे। दूसरी तरफ नाजरीन, जो ईरानी हमायत याफ्ता जंगजू हैं और पासदारान इनकलाब हैं, उन्होंने जो ही आज सुबह हमला हुआ उसके आधे घंटे के अंदर अंदर जो शुमाली शाम है वहां पर दो अमेरिकी एयर बेसिस को भी निशाना बनाया और वहां पर जो तेल की तनसीबात, जो ऑयल रिफाइनरी अमेरिकी फौज और उसकी जो अलाइड छापामार जंगजू तंजीमें हैं उनके कब्जे में है, जो ऑयल फील्ड, उसको भी निशाना बनाया गया है।
ये जंग ने एक यूं कहा जा रहा है, अब आलमी मीडिया चीख रहा है कि पिछले 48 घंटे के दौरान सूरत हाल ये है कि जो इसराइल हमास जंग है उसने शाम को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आपको याद होगा चंद रोज पहले तीसरा हमला किया था शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के एयरपोर्ट पर, और जो शाम का सबसे बड़ा शहर है शुमाली शाम का हलब के एयरपोर्ट पर, जिसे एलिपो एयरपोर्ट भी कहते हैं। नाज़रीन, 16 अक्टूबर के बाद से ईरानी हमायत याफ्ता जो मलेशिया है शाम और इराक की, उनकी तरफ से इराक और शाम में अमरीकी अड्डों पर कितने हमले किए गए हैं और वहां पर कितने अमरीकी अड्डे हैं, ये तफसीलात भी अब आम हो रही हैं। और बताया जा रहा है कि 6-7 अमरीकी अड्डे इस एरिया में हैं इन दोनों ममालिक में, और वहां 10,000 के करीब अमरीकी फौजी मौजूद हैं, जबकि अमरीकी खुद ये तस्लीम करते हैं कि उनके 4 से 6,000 फौजी मुख्तलिफ मौके पर वहां कम या ज्यादा होते रहते हैं और इतने फौजी मौजूद हैं। नादरीन, पासदारान इनकलाब और इराक और शाम में मौजूद जो मलेशिया है ईरान की हिमायत याफ्ता, वो मुसलसल रॉकेट हमले भी कर रहे हैं और ड्रोन तैयारों के जरिए भी हमले कर रहे हैं। और 5 अमरीकी फौजियों की पिछले 1-1.5 हफ्ते में 5 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 30 से ज्यादा जख्मी होने की इत्तलात हैं, लेकिन जो अमरीकी हैं वो सिर्फ ये तस्लीम कर रहे हैं कि जी उनके 30 फौजी जख्मी हुए हैं इन हमलों में और हलाक कोई नहीं हुआ, और या शायद 1-2 जो इराकी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो हलाक हुए हैं, क्योंकि वो अपना जानी नुकसान अमरीकी कभी भी जाहिर नहीं करते। अफगानिस्तान की जो जंग है वो आप उसके हवाले से जानते हैं। नाज़रीन, आज सुबह जो F-16 तैयारों के जरिए बमबारी की गई है 2 ठिकानों पर, उसके दौरान भी बहुत बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी किसी तरफ से तस्दीक नहीं हो पा रही। असला डिपो की तबाही का हम बता चुके हैं, उसका अमरीकियों ने खुद दावा किया है। और इस जो बमबारी हुई नाज़रीन, उसके फौरी बाद सिर्फ 30 मिनट के अंदर जो सहराई इलाका है शाम का, वहां से पासदारान इनकलाब ने फिर 6 मिसाइल दागे जो शुमाली शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर और जो एक ऑयल रिफाइनरी है वहां पर जाकर गिरे, और वहां पर भी बड़े पैमाने पर आग लग गई, मकामी ज़राए का ये कहना है। नाज़रीन, इन ताज़ा हमलों में अमरीकी फौज को जो बड़ा जानी व माली नुकसान पहुंचा है उसकी तफसील अभी सामने नहीं आ रही, क्योंकि अभी तो जो उन इलाकों में एक्सेस नहीं है मीडिया की। इराक और शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर जो पासदारान इनकलाब और उनके हामी मलेशिया ग्रुप हमले कर रहे हैं, उनमें ड्रोन्स तैयार भी, जो खुद कुछ ड्रोन है वो भी बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये वही खुद कुछ ड्रोन है नाज़रीन जिन्होंने यूक्रेन जंग का पासा पलट दिया था, जब ईरान ने ये खुद कुछ ड्रोन रूस को फराहम किए थे। और इनमें शाहिद ड्रोन है और एक मुहाजिर ड्रोन है। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है और बहुत से जो ममालिक हैं, जदीद तरीन जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है वो भी उन्हें रोक नहीं सकते। इसीलिए अब अमेरिका ने भी जवाबी बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया है, और अगले चंद रोज में ये कहा जा रहा है कि ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में फैलने जा रही है। और आपने देखा कि आलमी मीडिया ये कह रहा है कि हमास का इस वक्त एक नुमाइंदा वफद मॉस्को में भी मौजूद है, और वो रूस की आला क़यादत के साथ अहम मुज़ाकरात कर रहा है, जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान जो जंगी कैदी हैं उनके तबादले पर बातचीत जारी है। हमास के पास तकरीबन 120 के करीब जंगी कैदी हैं यहूदियों के, इसराइल के, और उसके जवाब में वो 6,000 जो कैदी इसराइल में मौजूद हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। आपको याद होगा कि पिछले चंद बरसों के दौरान सिर्फ एक यहूदी यरगमाली या कैदी के बदले में 1,000 कैदी छुड़वाए थे हमास ने। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने जितना भी गजा पर नुकसान किया है उससे भी ज्यादा नुकसान अब उन्हें ये कर उठाना पड़ेगा कि अपने 100 बंदे उन्हें छुड़वाने के लिए 6,000 हमास के जो कैदी थे, जो जंगजू थे, वो उन्हें छोड़ना पड़ेंगे, और ये मुस्तकबिल में भी काम आएंगे। एक और बड़ी खबर जो नाज़रीन वहां से आई है, वो ये कहा जा रहा है कि जो हमास के 30,000 जंगजू इस वक्त लड़ रहे हैं, गजा में मोर्चे संभाले हुए हैं, और जिनके खौफ की वजह से इसराइली जो टैंक बरदार रेजिमेंटें हैं वो अंदर दाखिल नहीं हो रही, और सिर्फ दहशतगर्दी पर का फार्मूला अपनाया हुआ है कि रिहायशी इलाकों पर हमले करो और सिविलियंस को शहीद करो। उन 30,000 जंगजुओं में 90% यतीम हैं, जो पिछली इसराइल और हमास की जंगों में जिनके वालिदैन शहीद हो गए थे, और उनको फिर उनके रिश्तेदारों ने या जो हमास की तंजीम है उन्होंने पाला। इसलिए वो सब जज्बा शहादत से सरशार हैं और इसराइल के खिलाफ इंतहाई इकदाम से भी गुरेजा नहीं होते, क्योंकि उनका एक ज़ाती गुस्सा भी शामिल है कि उन्हें पूरी ज़िंदगी यतीमी का दाग, यतीमी का
जो आजमाइश है वो सहनी पड़ी इसराइल की वजह से। ये मशरिक वस्ता में किस तरह पूरे मशरिक वस्ता को ये जंग लपेटने लेने वाली है, ये तफसील अभी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ये मशरिक वस्ता से बाहर भी निकल आई है। और आपने देखा कि 3-4 साल की मुसलसल खामोशी के बाद वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन पर रात तोप खाने से भी गोलाबारी की गई, मशीन गनों से भी, और मार्टर भी बड़ी मिकदार में फायर किए गए। इस हवाले से जो 3-4 बरसों के दौरान जो सीज फायर रहा उसे भारत ने बाज़ाब्ता तोड़ दिया है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज ने भी जोरदार जवाबी गोलाबारी की और मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे इस झड़प के दौरान नाज़रीन भारत का एक जासूस कॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर स्टाइल का एक तैयारा होता है, ड्रोन तैयारा, वो भी मार गिराया पाकिस्तानी रेंजर्स ने। और इसके साथ साथ जो जवाबी गोलाबारी की उसमें 3 भारतीय चौकियां तबाह हो गई और बहुत से भारतीय फौजी जख्मी और हलाक भी हुए हैं। लेकिन भारतीय जरा सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ 20 लोग जख्मी हुए हैं और उनमें से 19 सिविलियन है, सिर्फ 1 फौजी है। लाजमी बात है, भारत का आपको पता ही है कि वो कभी सच बोलता नहीं है और अपनी हलाकत फौजियों की छुपाता रहता है। दूसरी तरफ जो उन्होंने बड़ा दावा किया है नाज़रीन भारत की तरफ से कि कंट्रोल लाइन पार करने वाले मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने वाले, कंट्रोल लाइन पार करके घुसपैठ या दरअंदाजी करने वाले, जो उनका खास जुमला है, 5 जो मुजाहिदीन हैं वो शहीद हो गए हैं और उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। ये बड़ा दावा किया है नाज़रीन कि पाकिस्तान की तरफ से एक दरअंदाजी या घुसपैठ हुई है और जिसकी वजह, और इस दौरान जो 5 जंगजू हैं लश्कर तैयबा से उनका ताल्लुक है वो शहीद कर दिए गए हैं, जबकि इस दावे की भी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो रही। और पुरानी भारतीय तारीख ये है कि वो जो जेलों में कैद हैं कश्मीरी हुर्रियत पसंद, उन्हें पकड़ कर लाते हैं कंट्रोल लाइन पर और वहाँ गोलियां मारकर शहीद कर देते हैं। मुबैना मुकाबला, मुबैना झड़प, मुबैना दरअंदाजी, ये सारी उनकी वारदात है। और ज़राए का कहना है कि इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन आज इस रात में खास तौर पर ऐसा क्यों किया, ये भी बड़ी अहम बात है और उसकी 2 वजूहात हैं नाज़रीन। पहली वजह यह है कि जो इसराइल और हमास की जंग है, इसमें पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गौर कर रही है कि अब हम कोई वाज़ेह लाइन लें ताकि जो हमारे अरब दोस्त हैं उनकी कोई खातिर खा मदद की जा सके, क्योंकि इसराइल ने कभी भी पाकिस्तान को माफ़ नहीं किया और हमेशा इंडिया के साथ मिलकर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी जुल्म सितम का बाजार गर्म किया है और पाकिस्तान के खिलाफ भी जारहियत के कई मंसूबे बनाता रहा है। साबिक सदर ज़ियाउल हक के दौर में आपको नाज़रीन याद होगा कि जो भारतीय F-16 थे वो श्रीनगर एयरपोर्ट तक आ गए थे, लेकिन फिर आधी रात को पाक फौज ने, जो हिंदुस्तानी सफ़ीर है इस्लामाबाद में, उसे जगाकर, हाई कमीशन है जो उसे जगाकर दफ्तर खारजा तलब किया और उसे वो वीडियोस और वो तस्वीरें दिखाई कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर इसराइली तैयारे खड़े हैं और उन्हें कहा कि इसी वक्त आप अपनी हुकूमत को इत्तला दें कि अगर श्रीनगर से या मकबूजा कश्मीर या भारत की तरफ से भले वो इसराइली तैयारे ही क्यों ना हों, अगर पाकिस्तान के कोहटा प्लांट पर या एटमी तंसीबात पर हमला हुआ तो पाकिस्तान जवाब में एटम बम भी इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन, जब ये धमकी आधी रात को भारत सरकार को मिली तो वो परेशान हो गए कि इतनी सीक्रेट जो उनकी ये एक्टिविटी थी वो कैसे पाकिस्तान की नज़र में आ गई और ये जो मज़मूम मंसूबा था वो टल गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और कश्मीर, भारत और इसराइल किस हद तक एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। उसी की तनाज़र में ये जो झड़प शुरू हुई है, ज़रा का कहना है कि उसका ताल्लुक उस पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इसराइल हमास जंग के हवाले से और दोस्त अरब ममालिक की वाज़ेह और दो टोक मदद करने के हवाले से पाकिस्तान को उससे रोकने की ये कोशिश है। दूसरी वजह इसकी ये बताई जा रही है कि आज 27 अक्टूबर को कश्मीर में यौम स्याह मनाया जाता है कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ। उसमें भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर पर 27 अक्टूबर 1947 को कब्जा किया था। नाज़रीन, ये यौम स्याह उस दिन की याद में मनाया जाता है और कश्मीरी जो हैं उस रोज़ बड़े एहतजाजी मुजाहरे करते हैं और जो हुर्रियत पसंद तंजीमें हैं उस दिन बाज़ औक़ात या उससे 1-2 दिन आगे पीछे कोई बड़ा हमला भी करती हैं। तो और उसका जवाब भारत की तरफ से ये दिया जाता है कि इन्हीं दिनों में भारत के अंदर कोई ना कोई जाली मुकाबला किया जाता है जिसमें जो बेगुनाह कश्मीरी उन्होंने कैद करके रखे हुए हैं, किसी को जैश मोहम्मद का रुकन जाहिर किया जाता है, किसी को लश्कर तैयबा का और किसी को हिज़्बुल मुजाहिदीन का, और ये कहा जाता है कि ये जी पाकिस्तान से दरअंदाजी और घुस बैठ करके आ रहे थे और हमने उन्हें मार दिया। तो ये इसकी दूसरी वजह नाज़रीन ये बयान की जा रही है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ जो यौम स्याह मना रहे हैं कश्मीरी, आज हम उनके साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से हम इस
عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کشمیر کی آزادی تک پاکستان کی طرف سے ہر طرح کی مدد جاری رہے گی۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام، حکومت پاکستان، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، سب اس حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر متفق ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کشمیر بنے گا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ چل رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر جو بھارتی سرکار ہے وہ پاکستان کی سرحدوں پر بڑے پیمانے پر فوج جمع کرنے کے منصوبے بھی بنا رہی ہے، فوجی مشقوں کے بہانے پر۔ اس حوالے سے اگلے چند ہفتوں کے دوران ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پاک بھارت سرحد پر۔ یہ ایڈوانس آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہیں کہ مودی سرکار اسرائیل کی شہ پر اور امریکہ کے اشارے پر پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور یہ دباؤ صرف پاکستان کو عربوں کی مدد کرنے سے روکنے کے لیے نہیں ہوگا، فلسطینیوں کی مدد کرنے سے روکنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جو انہوں نے اپنا مہرہ واپس بھیجا ہے پاکستان، اس کو اقتدار میں لانے کے لیے یا اگلے عام انتخابات میں اس کی سپورٹ کے لیے، پاکستان پر عالمی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بڑھانے کے لیے یہ ایک اور مذموم اور گھٹیا اور منفی ہتھ کنڈا ہوگا۔ اس حوالے سے ناظرین جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن مقافات عمل کا جاتے جاتے ہم آپ کو ایک تبصرہ اور تجزیہ ضرور دینا چاہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے عمران خان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے لڑوا کر اپنا الو سیدھا کرنے کا جو آسان راستہ اختیار کیا تھا، انہیں خود اب عالمی اسٹیبلشمنٹ کی نئے عالمی اسٹریٹجک بلاک کے ساتھ جو لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب اس کی آگ میں جھلسنا پڑنے والا ہے۔ یہ پیش گوئی کی ہے بابا جی داتا دربار والوں نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود بھی اسی قسم کے گڑھے میں گرتا ہے، یہ مقافات عمل ہے، اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ ناظرین، اسرائیل میں جنگ کی شعلوں نے شام کو بھی لپیٹ میں لے لیا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، اور آنے والے دنوں میں عراق، لبنان اور یمن میں بھی یہ شعلے نئی آگ بن کر بھڑک سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلے گی اور اگلے ہی مرحلے میں یہ جنوبی ایشیا میں بھی پھیل سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھ سکتی ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان ہے، بلکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو انڈیا اور چین کے درمیان ہے، وہاں پر بھی جھڑپیں شروع ہو سکتی ہیں۔ بڑی پیشگوئی کی ہے ناظرین۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ دباؤ کیسے انڈیا بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان اور چین مل کر اس کا کیسے جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح عمران خان کی حکومت کو ہڑپ کیا گیا ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی بڑھا کر، اب یہ جو نئی کشیدگی عالمی اسٹیبلشمنٹ اور جو نیا اسٹریٹجک بلاک بن رہا ہے ان کے درمیان پیدا ہو گئی ہے، اور ایک عالمی جنگ کی منی ورلڈ وار کہہ سکتے ہیں کہ ایک صورت پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اس کے شعلوں میں اب خود سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جو سیاست ہے وہ بھی ان کے لیے ایک جان لیوا پھندا بننے والی ہے، اور واپس وطن آ کر انہوں نے وزیر اعظم بننے کا جو لالچ کیا تھا اس کے جواب میں الٹا انہیں اپنی جان کے لالے پڑنے والے ہیں، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ انہوں نے یہ پیش گوئی بھی کی ہے ناظرین کہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف دونوں بھائیوں کو بھی اگلے 21 دنوں میں اپنا ہنی مون ختم ہونے کا اندازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، بابا جی نے بڑی پیش گوئی کی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اچھے تعلقات کا دور چل رہا تھا، جو ہنی مون پیریڈ بھی کہلاتا ہے، وہ اگلے 21 دنوں کے بعد ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح 2017 اور 2018 میں جس طرح کی کشیدگی تھی شریف برادران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈان لیکس کے بعد خاص طور پر، ویسی ہی کم و بیش صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ کیوں پیدا ہوگی؟ بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار پھر کوئی ایسی معلومات افشا ہوں گی جس طرح کہ پاناما پیپرز آئے تھے یا ڈان لیکس آئی تھی، کوئی ایسی خبر سامنے آئے گی جس سے ان بھائیوں کا مودی کے ساتھ گٹھ جوڑ یا امریکہ کے ساتھ کوئی خفیہ گٹھ جوڑ سامنے آئے گا، اور اس کے جواب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات دوبارہ خراب ہو جائیں گے۔ عمران خان کے حوالے سے بابا جی نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں، لوور کورٹ سے اور خصوصی عدالتوں سے جو انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں وہ دی جاتی رہیں گی، لیکن یہ تمام معاملات پھر سپریم کورٹ تک جب پہنچیں گے تو وہاں اسی طرح اڑ جائیں گے جس طریقے سے جو نیب ترامیم اڑائی گئیں، اور اس کے بعد حال ہی میں جو
ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے جو ترمیم تھی وہ اڑائی گئی، جو قانون تھا وہ اڑایا گیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے، اور بابا جی کی یہ آخری پیش گوئی بھی جاتے جاتے سن لیں کہ نومبر کا مہینہ عمران خان کی مزید کامیابیوں کا مہینہ ہوگا، اور جو ہی یہ مہینہ ختم ہوگا، خاص طور پر 25 نومبر کی تاریخ انہوں نے بتائی ہے کہ 25 نومبر کے بعد عمران خان کی کامیابی، عمران خان کی آئندہ سیاست ایک طوفان بن کر سامنے آئے گی۔ یہ ہر کسی کو نظر آنے لگ جائے گا، نہ صرف مخالفین کو بلکہ 25 کروڑ عوام بھی جان لے گے کہ اب مستقبل صرف عمران خان کا ہی ہے۔ ناظرین ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ عزیز ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔